पूरे दुनिया भर के लोग ज़्यादा पैसे कमाने के ऊपर फोकस करते हैं तो जापान के लोग अपने पैसे को स्मार्टली और वाइजली स्पेंड करने में और सही से मैनेज करने में ज़्यादा फोकस करते हैं। जापान के लोग बहुत सोच समझकर अपने पैसे को खर्च करते हैं और बहुत जल्द ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन को और मनी मैनेजमेंट को सीखते हैं। बचपन से ही उनको पैसे के बारे में सही एजुकेशन दिया जाता है, इसलिए जापान के लोग पैसे के मामले में बहुत स्मार्ट है और वाइज है। इसलिए वे एक लोन फ्री लाइफ को लीड करते हैं और बहुत ज़्यादा दिन आराम से रहते हैं। वो बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को हासिल कर लेते हैं। मैं एक 4 महीने पहले ट्रैवल लॉग को शूट करने के लिए एक टूरिस्ट लोकेशन पर गया था। उधर मुझे एक ट्रैवल लॉगर लड़की मिली थी और उसके रील्स को फोटोज़ को क्लिक करने के लिए शूट करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, बेरोजगार। मैं भी उधर लॉग करते घूम रहा था और ऐसे हमारी दोस्ती हो गई। मैं उसके रील्स को और फोटोज़ को शूट करके दिया और कांटेक्ट भी शेयर हुआ था। मैं उसको पूछता था तुम्हारे देश में कैसा है, आप इतना स्मार्ट कैसे हो, पैसे को कैसे बचाती हो, कैसे आप इतना जल्दी इतना अमीर बन गई हो। मैं ऐसे क्यूरियासिटी से उसको पूछता था कॉल पर और टेक्स्ट पर, चैटिंग पर। तब मुझे पता चला कि जापान के लोग थोड़ा अलग है। वो पैसे बचाने में सबसे आगे है। कमाने में तो सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कमाने के साथ ज़्यादा बचाना और ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है ना, ज़्यादा ग्रो करना भी ज़रूरी है ना। और कम कमा रहे हैं तो भी उसे अच्छे से मैनेज किया तो भी हम अमीर बन सकते हैं ना। ये सोच जापानी लोगों में है और वे लोग इसमें मास्टर बन चुके हैं, एक्सपर्ट बन चुके हैं। और उस लड़की से मुझे जापानी लोगों के कुछ बेहतरीन मनी हैबिट्स के बारे में सीखने को मिला है। मैं उनको अडॉप्ट किया और उन हैबिट्स को अडॉप्ट करने से मैं भी ज़्यादा पैसे को बचा रहा हूँ और मेरे पैसे को अच्छे से मैनेज करने में सक्षम बना हूँ। और उन मनी हैबिट्स को ही मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। नंबर 1, दे फॉलो काइजन। जापान के लोग काइजन फार्मूला को फॉलो करते हैं। काइजन ये कहता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना अपने काम में, अपने स्किल में, अपने हेल्थ में, फिटनेस में, एक्सरसाइज में एकदम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करने के बजाय हर दिन स्लोली इम्प्रूवमेंट करते जाना। इम्प्रूव एवरी डे रेगुलरली थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते जाना, ये काइजन का एक प्रिंसिपल है। जापान के लोग हर चीज़ में काइजन का इस्तेमाल करते ही है और उसके साथ पैसे के मामले में भी काइजन का इस्तेमाल करते हैं। एक ही दिन में, एक ही महीने में मैं लाखों सेव करूँगा, करोड़ों सेव करूँगा, ऐसे सोचने के बजाय वो हर दिन छोटा अमाउंट सेव करते जाते हैं, रेगुलरली सेव करते जाते हैं। और एक महीने के अंत में, साल के अंत में उनके पास एक बड़ा रकम इकट्ठा हो जाता है। और इस तरह से वे पैसे के मामले में काइजन को अप्लाई करने से उनके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी डेवलप होता है। काइजन को इस तरह से वो मनी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसे को सेव भी करते हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को डेवलप भी करते हैं। नंबर 2, दे रिसाइकल एवरीथिंग। जापान के लोग हैं ना, बहुत ही स्मार्ट लोग हैं और क्रिएटिव लोग हैं। वे किसी भी चीज़ को ऐसे फालतू में वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे वेस्ट नहीं जाने देते हैं। वे अपने समय को, पैसे को, रिसोर्सेस को, चीज़ों को, एनर्जी को, थिंग्स को, हर चीज़ को वो रिसाइकल करते हैं और हर चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वाटर बॉटल है, समझिए। हम लोग क्या करते हैं, पानी पीने के बाद उसे फेंक देते हैं, डस्टबिन में भी नहीं फेंकते हैं। लेकिन जापान के लोग सोचते हैं फेंकने से पहले, ये बॉटल है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे कैसे रिसाइकल कर सकता हूँ, बाकी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या। इस तरह से वो सोचते हैं और उसे अच्छे से रिसाइकल करते हैं और रीयूज़ करते हैं। और फूड को वेस्ट करने से, बाकी रिसोर्सेस को वेस्ट करने से भी वो बचते हैं। वे मानते हैं कि रिसोर्सेस को सेव करना पैसे को सेव करने के बराबर ही है, इसलिए वे थोड़ा ज़्यादा पैसे बचाते हैं और जल्दी अमीर बनते हैं। नंबर 3, गुड पेरेंटिंग। जापान के पेरेंट्स रहते हैं ना, बचपन से ही अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। उनको फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो स्किल्स ज़रूरी है ना, उनको सिखाते हैं। पैसे के इम्पोर्टेंस के बारे में, मनी मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में, बार्गेनिंग के बारे में
वे उनके बच्चों को अच्छे से सिखाते हैं। बचपन से ही उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसलिए वो पैसे के बारे में स्मार्ट बन जाते हैं, वाइज बन जाते हैं। लेकिन हमारे भारत में पेरेंट्स ही अच्छे से मनी को मैनेजमेंट नहीं करते हैं और बच्चों को क्या घंटा सिखाते हैं। इंडिया में मैक्सिमम पेरेंट्स इररिस्पॉन्सिबल है, अपने लाइफ में कुछ उखाड़े बिना जल्दी शादी कर लेते हैं, 2-3 बच्चे कर लेते हैं फटाफट तरीके से, उनको अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, उनके ऊपर खर्च नहीं करते हैं, उनके एजुकेशन के लिए भी खर्च नहीं करते हैं। मैं जितने भी पेरेंट्स को देखा हूँ ना मेरे आसपास, मैक्सिमम पेरेंट्स इररिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जापान में मैक्सिमम पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है और अपने बच्चों को सही से ट्रेनिंग देते हैं और रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, और आगे जाके वे बच्चे खुद के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी बोझ बनने से बचाते हैं। बर्डन नहीं होना चाहिए किसी के लिए, ऐसे उनको ग्रो करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। हाय, यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को और बिजनेस स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। नंबर 4, ककीबो। ये जापानियों का फाइनेंशियल जर्नल को मेंटेन करने का एक सिस्टम है, एक फार्मूला है। जापान के लोग ककीबो इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ये ककीबो क्या कहता है कि टू मैनेज योर मनी, टू ट्रैक योर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, डोंट यूज़ मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को नोट डाउन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए और ट्रैक करने के लिए जर्नल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक डायरी को लेते हैं, एक बुक को लेते हैं, उसमें अपने हाथों से लिखते हैं। जब हम हाथों से लिखते हैं ना, वो जल्दी हमें समझ में आते हैं और मेमोरेबल भी रहते हैं, और आगे हम खर्च करते वक्त थोड़ा हाथ को ऐसा पकड़ सकते हैं। ऐप में करते हैं तो उसमें इतना सही से समझ में नहीं आता, पकड़ नहीं मिलता। लेकिन जब हम खुद अपने हाथों से सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं ना, तब वो ज़्यादा याद रह जाते हैं और अगले बार खर्च करते वक्त हम खुद को रोक पाते हैं। वे एक जर्नल यानी एक डायरी लेते हैं, उसमें अपना टोटल इनकम कितना है और टोटल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, और इसमें फिक्स्ड एक्सपेंस कितना हो रहा है और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कितने हैं, और इमरजेंसी के लिए कितने खर्च हो सकता है, हो रहे हैं, कितने टैक्स में जा रहा है, कितना पैसा सेव हो रहा है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है, और ये सब करके भी कितना बच रहा है। इस तरह से पैसे के बारे में हर कुछ भी होता है ना, उनका हिसाब वे इस ककीबो टेक्निक को फॉलो करके एक डायरी में लिख के रखते हैं और अच्छे से अपने पैसे को ट्रैक करते हैं। वो इस तरह से अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करने की वजह से, डिसिप्लिन को डेवलप करने की वजह से ज़्यादा पैसे को सेव करने में सक्षम हो जाते हैं और जल्दी उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। नंबर 5, शूपू। प्रोनाउंस करने में थोड़ा अजीब लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था। मेरे फ्रेंड बताती थी ना, तब मैं उसको बोलता था कि प्लीज़ प्रोनाउंस इट मैडम। मतलब स्पेलिंग तो देख के मुझे समझ में आता था, लेकिन प्रोनाउंस मैं एक अलग ही तरह से करता था, इसलिए मैं वॉइस नोट्स भेजने के लिए बोलता था प्लीज़ प्रोनाउंस इट। शूपू ये जापानी हाउसवाइफ्स का हाउस होल्ड CFO मॉडल है। मतलब जापान के महिला रहते हैं ना, हर घर में एक हाउसवाइफ रहती है ना, वो अपने घर को चलाती है और वो हर घर का एक CFO की तरह काम करती है। कैसे हमारे कंपनीज़ में, स्टार्टअप में CFO रहते हैं ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसी तरह से घर की महिला CFO की तरह काम करती है। सैलरी आने के बाद पति अपना पूरा इनकम को पत्नी के हाथ में देता है, पत्नी उसको सही से बजटिंग करती है। मतलब घर के खर्चों के लिए कितना पैसा चाहिए उसको खर्च करती है, और सेविंग कितना करना चाहिए उतना सेविंग करती है। इमरजेंसी फंड, अपॉर्चुनिटी फंड सबको बिल्ड करती है, और किधर किधर खर्च करना है करती है, सेविंग करती है, और अपने पति के खर्चों के लिए भी पैसा देती है, और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट भी करती है, और फिर से अपने पति के पास भी कुछ पैसे को रखने के लिए देती है। ये शूपू क्या है ना, जापानी महिलाओं का एक पैसे बचाने का तरीका है, और ज़्यादातर उधर महिलाएं ही अपने घर को अच्छे से चलाती है, और इसकी वजह से ही उनका घर अच्छे से चलता है, खुशहाली से आगे चलता है, और उनका फैमिलीज़ भी अच्छे से रहते हैं। और भारत में भी मैं कुछ महिलाओं को देखा हूँ, वो भी इसी तरह से अपने घर को अच्छे से चलाते हैं। बस पति उनके ऊपर भरोसा करके उनके हाथ में पैसा देना चाहिए। भारत में हस्बैंड्स अपने पत्नियों के हाथ में पैसे देने के लिए इसलिए डरते हैं कि वे सब शॉपिंग करके उड़ा सकती है। अगर घर की औरत चाहती है तो उस घर को आसमान तक पहुंचा सकती है, एक लखपति को करोड़पति बना सकती है। लेकिन
औरत बिगड़ जाती है तो करोड़पति को भिखारी भी बना सकती है। घर के औरत समझदार होना चाहिए। जापान में मैक्सिमम हाउसवाइफ समझदार है, वो शूपू टेक्निक को फॉलो करके अच्छे से अपने घर को चलाती है। नंबर 6, जापान इज फ्रुगैलिटी मॉडल। जापानी लोगों का फ्रूगल लिविंग या फ्रुगैलिटी लाइफस्टाइल क्या है ना, बहुत ही बढ़िया है। वे लोग नाइस थिंग्स को सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, उसको स्मार्ट तरीके से बनाते हैं। नाइस थिंग्स को ही स्मार्ट थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं और सब कुछ एंजॉय भी करते हैं। और वो सिंपल लिविंग में ही रहते हैं, फ्रुगल लिविंग में रहते हैं, पैसे को भी बचाते हैं। और जापानी लोगों का फ्रुगैलिटी मॉडल क्या है ना, वे लग्जरी की तरह दिखता है, सिल्ली चीप नहीं दिखता है। जापान के लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर पैसे करने के बजाय मेमोरेबल चीज़ों के ऊपर, अच्छे एक्सपीरियंस के ऊपर, फैमिली के साथ किधर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलता है ना, ऐसे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। वो शो अप नहीं करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर पैसा नहीं खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल उनको एक फैमिली फंक्शन बनाना है तो वो अच्छे से अपने फार्म हाउस में जाके जितना लोग ज़रूरी है उनको इनवाइट करते हैं और अच्छे से सिंपल तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन भारत में क्या है, बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो फालतू में डीजे लगाना है, केक लगाना है, पार्टी, दारू, नाच, ये सब करना है। इसमें किधर बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है भाई। और शादी करना है तो भी फालतू में एक्सपेंसेस करते हैं, प्री वेडिंग फोटोशूट, वीडियो शूट, डीजे लाया, घोड़ा लाया, गधा लाया, रेंट पर आडी लाया, BMW लाया, या ऐसे फालतू में खर्च करते रहते हैं। लेकिन जापान के लोग ऐसे फालतू चीज़ों में पैसा नहीं करते हैं, वे गुड एक्सपीरियंस के ऊपर और मेमोरेबल इवेंट्स के ऊपर, थिंग्स के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, इसलिए तो वो जल्दी अमीर बन जाते हैं। जापानी लोगों का माइंडसेट मैच्योर्ड है, इंडियंस हम उतना मैच्योर्ड अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। नंबर 7, बाइंग सेकेंड हैंड इज़ नॉट शेम इन जापान। जापान में सेकेंड हैंड चीज़ों को खरीदना, फैब्रिकेटेड वस्तुओं को खरीदना या अल्टरनेटिव वस्तुओं को खरीदना शेमफुल नहीं है। उधर के लोग बिना किसी हेजिटेशन से सेकेंड हैंड चीज़ों को प्राउडली खरीदते हैं, बिंदास ओपनली खरीदते हैं। उधर चोरी चुपके सेकेंड हैंड चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर जापान में कोई एक आदमी या औरत सेकेंड हैंड चीज़ को खरीद रही है तो कोई भी उसको नीचा करके नहीं देखता है, नीचा नहीं दिखाता है, उसको एक वाइज माना जाता है। लेकिन भारत में कोई सेकेंड हैंड चीज़ों को खरीद रहा है तो उसको गरीब माना जाता है, कितना गरीब है देख, ऐसे लोग ट्रोल करने लगते हैं, शेमफुल तरीके से उसको देखते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में सेकेंड हैंड चीज़ों को खरीदना एक वाइज डिसीजन माना जाता है, स्मार्ट मूवमेंट माना जाता है, न कि गरीब है। इसलिए जापान के लोग सेकेंड हैंड चीज़ों को खरीदने में शर्माते नहीं हैं, वो गर्व से सेकेंड हैंड चीज़ों को खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंड हैंड कार हो गया, फैब्रिकेटेड क्लॉथ्स हो गए, ड्रेसेस हो गए, सेकेंड हैंड फर्नीचर्स हो गए, सेकेंड हैंड मोबाइल, साइकिल, इस तरह से सब कुछ वो प्राउडली खरीदते हैं। इसलिए तो ज़्यादा पैसा बचा पाते हैं और जल्दी अमीर बन पाते हैं। लेकिन भारत के लोग फालतू माइंडसेट में है, इसलिए वो गरीबी में सड़ रहे हैं, लोन चुकाने में अपना घिस रहे हैं। भारत के लोग फालतू के चीज़ों को खरीदने में सब कुछ ओरिजिनली चाहिए, फर्स्ट हैंड ही चाहिए, शादी करते वक्त भी वर्जिन लड़की ही चाहिए, हर चीज़ में इसी तरह से गलत माइंडसेट को डेवलप करके बैठे हैं, इसलिए ये लोग फाइनेंशियली अनसक्सेसफुल है। नंबर 8, शॉपिंग एट द राइट टाइम। जापान के लोग बहुत ही स्मार्टली शॉपिंग करते हैं और कुछ भी खरीदना है तो राइट टाइम पर जाके खरीदते हैं। वे लोग इम्पल्स बाइंग को नहीं करते हैं। वे क्या करते हैं कि अपने नीड्स का एक लिस्ट बनाते हैं, हर हफ्ते हर महीने को एक लिस्ट बनाते हैं अपना नीड्स का, और उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है अर्जेंट नीड्स और दूसरा है नॉन अर्जेंट नीड्स। जो भी अर्जेंट है ना उसको तुरंत खरीद लेते हैं, जो अर्जेंट नहीं है ना उनके लिए प्लान करते हैं। जब डिस्काउंट मिलता रहता है, सेल आया होता रहता है, ऑफर रहता है, नॉन इंटरेस्ट लोन मिलता है ना, तब वो ऐसे चीज़ों को खरीदते हैं। वो इम्पल्स बाइंग नहीं करते हैं, स्मार्ट शॉपिंग करते हैं। लेकिन भारत का लोग क्या है ना, इम्पल्स बाइंग करते हैं। डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफर आया है, लोन मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड पर ऊपर मिलता है, ऐसा सोच के जरूरी नहीं है तो भी उन चीज़ों को खरीद लेते हैं। भारत के लोग इम्पल्स बाइंग करते हैं, लेकिन जापान के लोग स्मार्ट शॉपिंग करते हैं, इसलिए वे हमसे भी आगे हैं। नंबर 9, दे डेवलप DIY स्किल्स। जापान के लोग हैं ना बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं और स्मार्ट पीपल है वो।
और इसलिए वो बचपन से ही DIY स्किल्स को सीखते हैं, डू इट योरसेल्फ स्किल्स को वो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। इसलिए वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की वजह से वो ज़्यादा पैसे को बचा पाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग हो गया, मतलब बाइक का रिपेयरिंग करना, कार का रिपेयरिंग करना हो गया, पेंटिंग करना हो गया, फर्नीचर को बनाना हो गया, घर में इलेक्ट्रिक फिटिंग को, वायर को लगवाना हो गया, लाइटिंग को लगाना हो गया, बल्ब लगाना, रिपेयरिंग करना हो गया, प्लम्बिंग करना हो गया, गार्डनिंग करना हो गया। इस तरह से वो बहुत सारे DIY स्किल्स को सीखे होते हैं और ज़्यादातर काम को खुद ही करते हैं। इसकी वजह से वो ज़्यादा पैसे को बचाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन भारत के लोग कुछ सीखते ही नहीं हैं, हर चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसलिए इनका ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। यदि आप भी ज़्यादा पैसे को बचाना चाहते हैं तो जापान के लोगों की तरह DIY स्किल्स को बचपन से ही सीखना शुरू कर दीजिए। नंबर 10, दे डेवलप एनर्जी सेविंग स्किल्स। जापान के लोग एनर्जी को वेस्ट करना पैसे को वेस्ट करने के बराबर मानते हैं। एनर्जी वेस्ट इज इक्वल टू मनी वेस्ट, ऐसे उनका मानना है। इसलिए वो एनर्जी को बचाते हैं। फॉर एग्जांपल घर में दिन में वो लाइट नहीं लगाते हैं, विंडोज़ को ओपन करके छोड़ते हैं, नेचुरल लाइट आता है। और दिन में लाइट हम नहीं लगाते हैं तो बिजली का बिल कम आता है, बिल कम आया तो पैसा ही बच रहा है ना भाई साहब। और वो घर से बाहर जा रहे हैं तो सारे लाइट्स को, फैंस को, AC को बंद करके जाते हैं और ज़रूरी नहीं है तो इनको लगाते ही नहीं है, लाइट्स को भी नहीं लगाते हैं। कब ज़रूरी रहता है ना तभी वो एनर्जी का इस्तेमाल करता है, सिर्फ बिजली की नहीं, हर तरह का एनर्जी के बारे में वो ऐसे ही सोचते हैं। और भारत के लोग कैसे हैं, ज़रूरी नहीं है तो भी ऐसे ही लाइट लगा के छोड़ना है, फ़ैन लगा के छोड़ना है, AC लगा के छोड़ना है, एनर्जी को वेस्ट करते हैं। इसलिए ये लोग ज़्यादा खर्चा उठाते हैं। लेकिन जापान के लोग सोच समझ के एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी को बचाते हैं, इससे उनको डायरेक्टली पैसे का बचत होता है। नंबर 11, दे फॉलो स्टील्थ वेल्थ रूल। जापान के लोग स्टील्थ वेल्थ रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए वे ज़्यादा पैसे को बचाते हैं। वे लोन करके शो अप नहीं करते हैं, शोबाजी नहीं करते हैं। वे लोग सिंपल लिविंग को और हेल्दी लिविंग को अडॉप्ट करते हैं और फालतू में अननेसेसरीली लग्जरी कार्स को लाया, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह के चीज़ों में वे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते हैं। मीनिंगफुल एक्सपीरियंस के ऊपर पैसे को खर्च करते हैं, हेल्दी चीज़ों के ऊपर पैसे को खर्च करते हैं और ज़रूरी चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च करते हैं। वे लोग लुक पुअर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो को बना के मेरे चैनल में अपलोड किया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। जापान में इवन मिलियनियर्स और बिलियनियर्स भी इस तरह से सिंपल और हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं। लग्जरी कार में घूमना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, डिज़ाइनर कपड़ों को पहनना, ब्रांडेड शूज़, आईफोन लाना, इस तरह के खर्चों को वो नहीं करते हैं। जितना हो सकता है ना सिंपल लिविंग स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, इसलिए वो रिच बनते हैं। उनका रिच माइंडसेट है, इसलिए तो वो रिच बन रहे हैं। जापान के लोग स्टेटस और शो अप से ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल सक्सेस को, पैसे के सेविंग को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए तो वे आगे है इस चीज़ में। नंबर 12, दे डोंट फॉल फॉर न्यू ट्रेंड्स। जापान के लोग कंज्यूमरिज्म का बकरा नहीं बनते हैं, वे कंज्यूमरिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, वे ट्रेंड को डिसलाइक करते हैं, ट्रेंड को अवॉइड करते हैं और जो ज़रूरी है ना उतना ही चीज़ों को खरीदते हैं। लेकिन भारत के लोग क्या करते हैं, कंज्यूमरिज्म का शिकार बनते हैं। जो ट्रेंड आ रहा है ना उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हर साल नया आईफोन का एक नया मॉडल आता है, कार का नया ब्रांड आता है, नया वर्जन आता है, प्रोडक्ट्स का नया नया वर्जन्स मॉडल्स आते हैं, हर चीज़ को खरीदते ही जाते हैं। एक आईफोन है तो हो गया ना भैया, काम चल रहा है, उसको हर साल खरीदने की क्या ज़रूरत है। हर साल कार अपना नया वर्जन मॉडल निकालती है, हर बार उसको एक्सचेंज करके लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन लोग फालतू में, मैं अपडेटेड रहना चाहिए, मार्केट में मेरा इज्जत रहना चाहिए, लड़कियों का नज़र अटेंशन मिलना चाहिए, इस चक्कर में ये गरीब बनते जा रहे हैं। लेकिन जापान के लोग बहुत ही स्मार्ट है और समझदार है, वे इस तरह के ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हैं और कंज्यूमरिज्म का शिकार नहीं बनते हैं। नंबर 13, दे बाय क्वालिटी थिंग्स ओनली। जापान के लोग क्वालिटी थिंग्स को परचेस करते हैं, क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा वो भरोसा नहीं करते हैं, क्वालिटी चीज़ों को खरीदते हैं।
चीप बाइंग को वो अवॉइड करते हैं। दे प्रिफर क्वालिटी थिंग्स ओनली, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक टिकते हैं ना क्वालिटी प्रोडक्ट्स। लेकिन भारत के लोग क्या करते हैं, चीप प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, सस्ता में मिल रहा है सोच के घटिया प्रोडक्ट्स को लाते हैं, और हर 15 दिन में महीने में वो ख़राब हो जाता है, ऐसे ही हम खरीदते ही रहते हैं। लेकिन जापान के लोग कैसे सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में ड्यूरेबिलिटी के लिए आना चाहिए, 1 साल भर तक तो फिर से खरीदने की ज़रूरत नहीं आना चाहिए, उस तरह से सोच के क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेते हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो। नंबर 14, दे वेयर वर्क यूनिफॉर्म्स एंड सिंपल ऑफिस क्लॉथ्स। जापान के लोग हैं ना, उनके वर्क यूनिफॉर्म्स को और ऑफिस ड्रेस कोड को अच्छे से फॉलो करते हैं, उसमें शर्माते नहीं है। यूनिफॉर्म्स को क्यों बनाते हैं, टीम में एक यूनिटी रहना चाहिए, क्योंकि कुछ गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं, उनको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, यूनिटी दिखना चाहिए और इक्वालिटी दिखना चाहिए, इसलिए तो यूनिफॉर्म बनाते हैं। लेकिन भारत के लोग इसको शर्माते हैं पहनने में और इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जापान के लोग उनके यूनिफॉर्म को गर्व से पहनते हैं, ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं, इसलिए उनको हर दिन नए नए कपड़ों को पहनना चाहिए, नए नए कपड़ों को खरीदना चाहिए, इस टेंशन नहीं रहता है, इससे उनका पैसा बचता है। नंबर 15 एंड लास्ट, दे प्रिफर टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जापान के लोग ज़्यादातर साइकिल को इस्तेमाल करना प्रिफर करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किए होते हैं, उनको पता है साइकिलिंग करता हूँ तो, चलते जाता हूँ तो मेरा बॉडी अच्छा रहता है, हेल्थ इंप्रूवमेंट होता है, उनको पता है, वो प्राउडली साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर भारत में कोई साइकिल का इस्तेमाल कर रहा है तो, साइकिल पर जा रहा है तो उसको वो वाइज नहीं मानते हैं, प्राउड फील नहीं करते उसके ऊपर, उसको भिखारी समझते, गरीब समझते, उसको ट्रोल करते, मजाक उड़ाते उसका। लेकिन जापानी लोग ऐसा नहीं करते हैं, कोई साइकिल का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको अप्रिसिएट करते हैं, उसके ऊपर गर्व महसूस करते हैं, बंदा पोल्यूशन तो नहीं कर रहा है ना, पैसे बचा रहा है, आगे जा रहा है, ऐसे उसको अप्रिसिएट करते हैं। लेकिन भारत में वो माइंडसेट नहीं है। अगर जापान में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है तो, ऑटो रिक्शाज़ का, बसेस का, ट्रेन का इस्तेमाल कर रहा है तो लोग उनको अप्रिसिएट करते हैं, उसको प्राउडली देखते हैं, समझदार कहते हैं। लेकिन भारत में बसेस का और ट्रेन का इस्तेमाल कर रहा है तो लोग क्या कहते हैं, गरीब है इसलिए तो जा रहा है। भारत के लोग लोन करके कार्स को लेते हैं और शो अप करते हैं, ऐसे लोगों को भारत में इज्जत मिलता है, लेकिन समझदार लोगों को भारत में इज्जत नहीं मिलता है। लेकिन जापान में मिलता है, इसलिए तो उनका एक कल्चर बना है, उनका एक समझदारी है, इसलिए तो हमसे वो कई गुना 40-50 साल आगे है और हमसे भी ज़्यादा खुश है, हमसे भी ज़्यादा अमीर बन रहे हैं, हमसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल बन रहे हैं, क्योंकि वे इस तरह के अच्छे अच्छे मनी हैबिट्स को, अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो हम मर रहे हैं ना, हर चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। जब से मैं इन 15 मनी हैबिट्स को अप्लाई करना, फॉलो करना शुरू किया हो ना, तब से मैं तो ज़्यादा खुश हूँ और ज़्यादा पैसे की बचत भी हो रही है। यदि आप भी ज़्यादा पैसे को बचाना चाहते हैं तो, जल्दी फाइनेंशियल सक्सेस को, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो इन 15 मनी हैबिट्स को फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।